हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक यादगार सीरीज जो हमने शुरू की थी जिसमें यूट्यूब पे हम थ्योरी का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे थे। उसी सेशन में आज एक और चैप्टर की क्लास आप सभी के सामने लेकर आया हूं, है ना। थ्योरी की क्लास रहने वाली है बाई नोट्स, जो अपने पेड बैच के अंदर जो हमने लिखकर पढ़ा था उसी पीडीएफ को अब हम रिवीजन करेंगे इस क्लास के अंदर। हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां। इस क्लास के अंदर ये पूरा टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है जी। और ये होली ऑफर चल रहा है, शायद आज लास्ट है, आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो, है ना। जो अपना प्रयोगशाला सहायक भूगोल का प्रक्रम 3.0 बैच है वो 151 रुपए में आप ले सकते हो। 299 का है लेकिन 151 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज खाली 75 रुपए में मिल जाएगी। कूपन कोड आपको लगाना है HOLI50, होली 50 या HOL 150 नहीं है, होली 50, ये कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया है, 2025 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग 40 से अधिक एग्जाम करवाए थे। उन सभी एग्जाम्स में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे ना, हमने एग्जाम वाइज वो सारे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज बना दी है ना। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। फ्री कब है? जब आप कूपन कोड लगाओगे AADI 99 लगाओगे तो ये टेस्ट सीरीज 40 से अधिक टेस्ट सीरीज जो है ये आपके लिए फ्री हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। 42 टेस्ट सीरीज है इसमें राजस्थान जीके की। 42 परीक्षाओं में जो पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो 100% डिस्काउंट। तुरंत ये शायद आज शाम को इस कूपन कोड को हम हटा देंगे। आप लोग चाहो तो इसको इनरोल कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा आपको, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेगा, ये अपने नंबर है। इस क्लास की जो पीडीएफ है नीचे टेलीग्राम का एक मैंने लिंक लगा दिया है ना। उस टेलीग्राम जो क्विज वाला जो लिंक है उसमें मैं ये पीडीएफ जो है ये मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को लगा सकते हो, ठीक है जी। हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां। आपको खाली सुनना है, लिखना कुछ नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको खाली सुनना है, क्लास के अंदर ही चीजों को याद करना है। जनजातियां क्या होती हैं, ट्राइब्स क्या होती हैं? आप कहोगे सर वे लोग जो आदिम तरीके से रह रहे हैं, विश्व के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वो लोग जो आज भी समाज की इस मुख्य धारा से क्या है, अलग हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन, उनकी संस्कृति, कल्चर सब बाकी समाज से क्या है, अलग है। एक ऐसा समुदाय जो अपनी अलग पहचान, जीवन शैली तथा सामाजिक संरचना के कारण मुख्य धारा के समाज से क्या है, अलग है। विश्व के दुर्गम क्षेत्रों में आदिम तरीके से पुराने ढंग से निवास करने वाले लोग जिनकी विशिष्ट अलग ही क्या है, संस्कृति है, सामाजिक संरचना है, रीति रिवाज है और क्या है, मान्यताएं हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, जनजातियां कहते हैं। जनजातियां किसी जैविक समूह का नहीं बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती है। आप किसी एक जैविक समूह को आप ये टैग नहीं दे सकते कि ये जनजाति है ना। जनजाति जो है, जनजातियां जो है ये सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है कि इनका समाज, इनका रहन सहन, इनकी कल्चर, संस्कृति अलग है बाकी समाज से, ठीक है जी। जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रहण करना, पशुचारण, आदिम कृषि यानी जो स्थानांतरित कृषि होती है, झूम कृषि, ये लोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। अच्छा, विश्व की प्रमुख जनजातियों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी जनजातियां हैं और जो हमारे सिलेबस में कौन कौन सी दे रखी हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व के जो ठंडे प्रदेश हैं, टुंड्रा प्रदेश जो हैं उनकी बात करते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में इधर आप आ जाओ, कनाडा, अलास्का इस साइड में, फिर आप आ जाओ और ठंडा प्रदेश जो एशिया का जो ऊपर वाला यूरेशिया वाला भाग है, ठंडा भाग, वहां पे आप कहोगे सर ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में एक तो रहते हैं अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड की तरफ कौन, एस्किमो जनजाति। कौन सी है, एस्किमो। फिर यूरोप के जो टुंड्रा प्रदेश है या जो स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन सी जनजाति निवास करती है, लैप्स जनजाति निवास करती है। उसके बाद जो हमारे यूरेशियाई यानी एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश है, साइबेरियाई जो क्षेत्र है रूस का, वहां आपको सेमोयड्स, तुंगू, याकूत, चकची ये जनजातियां आपको वहां पे देखने को मिलेगी, है ना। एशियाई टुंड्रा प्रदेश में ये, यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में ये, और एस्किमो। हमारे सिलेबस में मेंशन है क्या, एस्किमो, यानी हमें एस्किमो के बारे में विस्तार से पढ़ना है। अब हम चलते हैं कहां,
विषुवत रेखीय जो उष्ण आर्द्र जो प्रदेश हैं विषुवत रेखा के आसपास, वहां कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? आप कहोगे सर अफ्रीका के कांगो बेसिन में रहती है पिग्मी जनजाति। कौन सी? पिग्मी जनजाति। फिर सेमांग जनजाति, सनोई या सकोई जनजाति। सकोई कहाँ रहती है? ये सेमांग, ये दक्षिण थाईलैंड, जो अपने एशिया में नीचे की ओर थाईलैंड मलाया जो प्रायद्वीप है वहां पे आपको देखने को मिलेगी सेमांग और सकोई जनजाति। बोरो जनजाति जो है ये अमेजन जो नदी का बेसिन है वहां आपको देखने को मिलेगी क्या? बोरो जनजाति। अच्छा, कुछ जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय या घास के मैदान है, वहां पे आपको कुछ जनजातियां देखने को मिलेंगी। जैसे जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल में आपको मिलेगी बुशमैन जनजाति। कौन सी? बुशमैन। बुशमैन इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें बुशमैन के बारे में पढ़ना है। मसाई जो जनजाति है ये पूर्वी अफ्रीका यानी जो केन्या, तंजानिया जो है, युगांडा जो है, इधर आपको मिलेगी मसाई जनजाति। अरब प्रायद्वीप में कौन सी है? बद्दू जनजाति है। और मध्य एशिया में आपको किर्गिज जो जनजाति है देखने को मिलेगी। भारत की बात करूं, भारत के जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगी गोंड जनजाति, भील जनजाति, मीणा, टोडा, संथाल। हमारे सिलेबस में मेंशन है गोंड और भील। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं बच्चे, यूरोप के जो टुंड्रा प्रदेश है वहां आपको मिलेगी लैप्स जनजाति। कौन सी? लैप्स। एशिया के, यूरेशिया के जो टुंड्रा प्रदेश है वहां याकूत, चकची, तुंगू, सेमोयड्स ये मिलेंगी। और इधर आपके कनाडा और ग्रीनलैंड, अलास्का, इस तरफ मिलेगी आपको कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। एस्किमो के बारे में पढ़ना है। अच्छा, बुशमैन कहाँ निवास करेगी? कालाहारी मरुस्थल में। अच्छा, उसके बाद गोंड और भील, ये 4 जनजातियां आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हमें इनके बारे में विस्तार से पढ़ना है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में? एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो शब्द का मतलब क्या होता है? एस्किमो शब्द का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो वर्ड का मतलब क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। क्या? एस्किमो। कैसे आजीविका ने ये कैसे आजीविका चलाते हैं? आखेट करते हैं, मछली पकड़ते हैं, खाद्य संग्रहण करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? तो अभी मैंने बताया था जो एस्किमो लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? ये जो उत्तरी कनाडा का और अलास्का का भाग है, यहाँ तटों के ऊपर, यहाँ तटों के ऊपर एस्किमो का क्या मिलेगा आपको? निवास स्थान मिलेगा। इधर ग्रीनलैंड हो गया और ये यहाँ पे एस्किमो मिलेंगे आपको। तो एस्किमो का निवास स्थान जो है वो कनाडा के उत्तरी तट, कनाडा के उत्तरी तट, बैफिन द्वीप जो है इसके चारों ओर, और हडसन और ग्रीनलैंड में 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर यहां पर आपको निवास मिलेगा किसका? एस्किमो जनजाति का। किसका? एस्किमो जनजाति का। अच्छा, कैसी जलवायु मिलेगी यहाँ पे? आपका अवसर जलवायु मिलेगी यहाँ वर्ष के 9 महीने यहाँ कठोर शीत ऋतु पड़ती है, बर्फ ही बर्फ रहती है। 3 महीने होते हैं, 3 महीने थोड़ी ठंड क्या होती है? कम होती है, यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है उस समय। और इन 3 महीने में यहाँ दोनों तीन और सारी ऋतुएं यही 3 महीने में सिमट जाती है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु, वो सब इन 3 महीने। बाकी 9 महीने पूरे साल 9 महीने क्या होती है? यहाँ बहुत शीत जलवायु आपको देखने को मिलेगी। वनस्पति कैसी? तो इतनी शीत जलवायु है तो वनस्पति वृक्ष के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। शैवाल, काई, ये जो लिचेंस है, छोटी मोटी झाड़ियां आपको दिख जाएंगी बस। क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये बर्फ से ढका हुआ है। किससे? बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है। जो ये आपने देखा होगा, ये बहुत सुंदर कन्या है एस्किमो जनजाति की। आप देखोगे इनके शारीरिक लक्षण कैसे हैं। आप कहोगे सर उद्गम स्थान इनका क्या है? एशिया है, इसलिए ये मंगोलाइड जो प्रजाति है, मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण। आपको इसमें क्या है कि तुम्हारे सिलेबस में सीधा सीधा जनजाति लिख रखा है। अगर इसमें प्रजाति वाला टॉपिक होता तो वहां प्रजातियों में ये चीज हम समझा देते कि निग्रोइड क्या होते हैं, मंगोलाइड क्या होते हैं, कैसे उनके लक्षण होते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज एस्किमो जनजाति है, इनका जो उद्गम स्थान है वो एशिया है। इनमें मंगोलाइड जो प्रजाति है उसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो चेहरा होगा, आप चेहरा देख सकते हो, चेहरा बिल्कुल सपाट मिलेगा, चौड़ा मिलेगा। बाल जो है भद्दे व काले मिलेंगे। कद जो है वो लगभग 150 से 160 सेंटीमीटर के करीब इनका कद होता है। त्वचा का जो रंग है वो हल्का पीला होता है।
आंखों का रंग हल्का कत्थई और पलकें जो होती हैं वो तिरछी होती हैं। सिर लंबा होता है। गालों की हड्डियां क्या होती हैं? गालों की हड्डियां आप यहां से देख रहे हो, गालों की हड्डियां थोड़ी सी चौड़ी होती है। चेहरा यहां से सपाट होगा तो गालों की हड्डियां चौड़ी हो ही जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं इनके जीवन यापन की। और जीवन यापन का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? आखेट करना। ये लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। क्या करते हैं? आखेट करते हैं। अब आखेट एक शीतकाल में ये जो शिकार करेंगे, है ना, यानी मार्च महीने तक, उस आखेट कैसे आखेट करते हैं, बसंत काल में कैसे करते हैं, गर्मियों में कैसे करते हैं, तीनों के बारे में जानते हैं। चलो, शीतकाल की अगर मैं बात करूं तो शीतकाल के अंदर ये केवल किस मछली का? सील मछली का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। किसका? सील मछली का, है ना। किससे? हार्पून जो भाला है उससे क्या करते हैं? शिकार करते हैं। अच्छा, शीतकाल में शिकार करने की इनकी कितनी विधियां हैं? दो तरीके से ये शिकार करते हैं। एक आपका माउपोक विधि हो गई और एक हो गई आपकी इतुरपाक विधि। अब माउपोक विधि में एक छिद्र होता है, इतुरपाक विधि में क्या होते हैं? कितने? दो होल होते हैं, है ना। कितने होल होते हैं? दो होल। अब माउपोक विधि क्या होती है? माउपोक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, कि एक होल है ना, वहां बैठ के प्रतीक्षा करते रहो, जब उसमें थोड़ा सा क्या मिलेगी? हलचल मिलेगी, तुरंत अपना हार्पून भाला, देखो ये बैठ के, ये आराम से बैठी है छिद्र के पास, हाथ में क्या है? भाला है ना। और जैसे ही यहां पर क्या होगी? जब सील मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने के लिए आती है, उन छिद्रों में एस्किमो द्वारा क्या पहले हड्डी रख दी जाती है। जब वो हिल जाती है तो तुरंत हार्पून भाले से वे सील का क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं, है ना। तो माउपोक का मतलब ही होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, बैठे रहो आराम से, जब मछली आएगी उन छिद्रों में ऊपर सांस लेने के लिए, है ना, उस टाइम पे क्या कर लो? उनका शिकार कर लो। इतुरपाक विधि क्या होती है? दो छिद्रों का प्रयोग है, यानी एक में क्या है? एक छिद्र में चारा डालकर मछली को बुलाया जाता है, उसके पास में दूसरा छिद्र होता है। जैसे ही मछली वहां पर आएगी, दूसरे छिद्र से हार्पून भाले से फिर क्या हो जाएगा? मछली का शिकार हो जाएगा। यानी माउपोक विधि और इतुरपाक विधि कब? सर्दियों में किस मछली का शिकार करते हैं? शील मछली का ये लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। अब बात करते हैं बसंत काल में। बसंतकालीन जो आखेट होता है उसको उत्तोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तोक कहा जाता है। उत्तोक मतलब जब सील श्वास लेने के लिए या धूप सेकने के लिए, थोड़ा सा बसंत आया है, गर्मियों के दिन थोड़े से शुरू हुए हैं, तो जब वो बाहर निकलती है सेकने के लिए, तब उनका शिकार कर लिया जाता है। धीरे धीरे करके उनके पास पहुंचा जाता है और फिर उनका क्या कर लिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है। बैफिन द्वीप, अड़चन की खाड़ी के उत्तरी किनारों पर इस समय वेल और जो वालरस है उसका जो शिकार है वो भी फेंकने वाले जो हार्पून भाले होते हैं उनसे कर लिया जाता है। स्लेज व जो कायक व उमियाक जो नाव होती हैं इनकी, उनका प्रयोग करके क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। बसंत काल में ध्रुवीय भालू का भी क्या करते हैं? ये लोग शिकार करते हैं। इस काल में सील मछली की चर्बी को चमड़े के बर्तन में रखकर गड्ढों में दबा दिया जाता है, ताकि जो लोमड़ी आदि से उस चमड़ी को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। यानी मैं बात करूं, ये सर्दियों में, शीतकाल में माउपोक विधि, इतुरपाक विधि से क्या करते हैं? सील मछली का शिकार करते हैं। बसंत काल में बात करें तो बसंतकालीन जो आखेट होता है उसको उत्तोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तोक। बसंत काल में ये लोग मछली और साथ साथ में वालरस का और जो बड़ी वेल मछली है उनका भी शिकार करते हैं, है ना। ध्रुवीय जो भालू हैं उनका भी क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। बात करें ग्रीष्म काल में, तो ग्रीष्म काल के अंदर ये क्या करते हैं? जो स्थल के ऊपर जीव है, स्थल के ऊपर स्थलीय जीवों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। जैसे जो कैरिबो है, कैरिबो यानी बारहसिंगा। कैरिबो एक अमेरिकन नस्ल का क्या होता है? रेंडियर होता है, कुत्ता जैसा होता है। इसका ये लोग क्या कर रहे हैं? धनुष बाण से क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। यानी गर्मियां आ जाएंगी तो स्थल के ऊपर जो जीव हैं उन्हीं का शिकार ये लोग कर लेते हैं। कब? ग्रीष्म काल के अंदर। सील मछली का इनके लिए बड़ा ही महत्व है। सील मछली बहुत काम आती है एस्किमो के लिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, सील को खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, उसका खाने के लिए मांस प्राप्त होता है सील मछली से। खाल से क्या बनते हैं? कपड़े बना लेते हैं, तो खाल से कपड़े प्राप्त हो जाते हैं। खाल से फिर ये लोग अपने जो घर बनाएंगे तो तंबू के चारों तरफ ऐसे लगा देंगे, तंबू बनाए जाते हैं। इनकी चर्बी जो होती है, जो सील मछली की जो चर्बी जलाते हैं
तो ईंधन के रूप में भी उसका प्रयोग होता है। इनकी हड्डियों से क्या कौन सी सलेज जो गाड़ी ये बनाते हैं सलेज बनती है। और तांत से धागे का क्या लिया जाता है, धागे का भी काम लिया जाता है। अच्छा, भोजन की बात करें तो 100% जो एस्किमो है ये 100% क्या है, मांसाहारी है। शाकाहारी जैसा क्या है इनके पास, कौन सा वहां पे खेती हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। 100% ये लोग क्या है, मांसाहारी है। कैसा मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। तो बताओ कच्चा मांस खाओगे तो ये शरीर कितने दिन चलेगा, आप कहोगे सर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक बात बताओ, क्या इनकी जो जीवन अवधि है वो लंबी मिलेगी, नहीं, जल्दी मर जाते हैं लोग। ठीक है, कच्चा मांस खाते हैं किसका, सील का, वेल का, वालरस का, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, इन सब का। भोजन की बात करें तो 100% मांसाहारी ये लोग हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं वस्त्र की, वस्त्र कैसे पहनती हैं। वस्त्र पहली बात तो बनाने का काम किसका है, स्त्रियों का है। किसका है, स्त्रियों का। कैरिबो की खाल से बने वस्त्र, सील की खाल से बने वस्त्र ये लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से जो बने वस्त्र हैं वो भी ये लोग पहनते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपका तिमियाक से, अनुहाक से, कार्मिक से। ये आपका 3 क्वेश्चन है जो यहां से वस्त्रों में बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तिमियाक, ये आपने देखा होगा जो जर्सी नुमा ये बाहदार वस्त्र पहनते हैं, ये जर्सी नुमा बाहदार क्या पहनते हैं, ये वस्त्र पहनते हैं। इस जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र को क्या कहा जाता है, तिमियाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, तिमियाक कहा जाता है। अनोहाक क्या होता है, ये तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अनोहाक, है ना। तिमियाक क्या है और तिमियाक के ऊपर क्या पहना जाएगा, अनोहाक पहना जाएगा। अब बात करते हैं कार्मिक या मुकलुक्स क्या होते हैं। कार्मिक बोल दो या मुकलुक्स बोल दो, ये क्या होते हैं। आपको सर सील की खाल से बने जो जूते होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मुकलुक्स कहा जाता है। मुकलुक्स कहा जाता है या फिर कार्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्मिक। अच्छा, बर्फ के अंदर जब आप रहोगे तो बर्फ जो होती है तो उससे बर्फ से क्या आंखों में क्या बोलते हैं, चुंदा पड़ता है ना, रिफ्लेक्शन होता है बर्फ का बहुत ज्यादा। तो आंखों पे जो रिफ्लेक्शन होता है उससे बचने के लिए ये क्या लगाते हैं, एक चश्मा सा बनाते हैं। वो चश्मा कैसे बनाते हैं, ध्रुवीय बर्फ की चमक से बचने के लिए वालरस की दांतों में क्या बनाकर, छिद्र बनाकर ये लोग क्या बनाते हैं, छिद्रदार चश्मे बनाते हैं, वो पहनते हैं ताकि किससे बचा जा सके, आपके ये ध्रुवीय बर्फ की चमक से बचा जा सके। अच्छा, निवास ग्रह की बात करें तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार जो जो अपना एग्जाम लगा था उसमें क्वेश्चन बना था यहां से, है ना। बच्चों ने जल्दबाजी की, सीधा सीधा पूछा गया था कि जो ग्रीष्म काल के अंदर जो घर बनाते हैं ये लोग एस्किमो, है ना, जो लकड़ी व वेल की हड्डियों के ढांचों से जो बनते हैं, उस एस्किमो के निवास ग्रह को क्या कहते हैं। लोगों ने जल्दबाजी की, आधे से ज्यादा बच्चों ने, उन्होंने सोचा सीधा सीधा वो पूछ रहे, क्योंकि जब भी बात होती है एस्किमो की हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, क्या, इग्लू। क्या नाम आता है, इग्लू। इग्लू जो होता है वो शीतकाल में बर्फ से बने मकान जो होते हैं, बर्फ से जो बने मकान वो इग्लू कहलाते हैं। इनका व्यास लगभग 4 मीटर होता है, ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 3 मीटर होती है। लगभग कितनी होती है, 3 मीटर होती है। और कर्मक क्या होते हैं, लकड़ी व वेल की हड्डियों के ढांचे से जो बने मकान होते हैं। आप इधर देख पा रहे हो, ये अस्थाई से, ऐसे तंबू से बना लेते हैं, अस्थाई से जो ये मकान होते हैं ना, हड्डियों के ढांचों से, इनसे लकड़ी से बने हुए, इनको क्या कहा जाता है, कर्मक कहा जाता है बच्चे। ये 5-6 फीट भूमिगत होते हैं, 2-3 फीट क्या होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं। तो इन पे ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपसे इग्लू के बारे में पूछ रहा है या फिर आपसे कर्मक के बारे में पूछ रहा है। इग्लू या कर्मक किसके बारे में पूछ रहा है, ये आपको देख लेना है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं परिवहन की। परिवहन के रूप में, ट्रांसपोर्ट के रूप में आपके दिमाग में एक ही नाम आया, क्या, स्लेज गाड़ी। क्या बच्चे, स्लेज गाड़ी। बर्फ पर चलने वाली जो पहिए तो चाहिए ही नहीं, बर्फ के ऊपर ये जैसे ये स्लेज गाड़ी है, इनकी बैठे हैं इनके ऊपर। और इस स्लेज को ये खींच कौन रहे हैं, ये जो रेंडियर हैं, बारहसिंगा जैसे हैं, ये रेंडियर इस स्लेज को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसके लिए कोई पहिए चाहिए, आप कहोगे सर नहीं, ये बर्फ पर फिसलती भी चलती है। बर्फ पर चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं, है ना, ये गाड़ी जो है ये वालरस की हड्डियों से क्या होती है, बनी हुई होती है। चलो जी, और बात करें तो 2 नाव आपको याद रखनी है।
एक छोटी नाव और एक बड़ी नाव। आपको बड़ी मछली का शिकार करना है, व्हेल का शिकार करना है, उसको उसमें नाव में रखकर लाना है। तो जो बड़ी नाव होती है वो उमियाक कहलाती है। अलास्का व ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं का शिकार करने के लिए बड़ी नाव होती है जिसे उमियाक कहते हैं। ये खाल से मंडी हुई चौड़ी नाव होती है। और एक ये नाव आप देख पा रहे होगे, यहाँ बीच में खोलसा है जिसके बीच में ये लोग बैठते हैं और फिर वो फेंकने वाले भाले से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। कयाक कहते हैं इसे। 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी चमड़े की नाव होती है। नाव व्हेल की हड्डियों तथा लकड़ी से बनी होती है। ऊपरी भाग जो होता है वो सील की खाल से क्या होता है, मंडा होता है। शिकारी के बैठने के लिए एक अंडाकार इसमें क्या होता है, छेद होता है। तो दो नाव के नाम याद रखने, कयाक और उमियाक। क्या बच्चे, कयाक और उमियाक, कयाक और उमियाक। औजारों की बात करें तो औजार इनके वही पुराने हैं। मेन तो क्या है, जो हारपून बाला है इनका, वो छिद्र द्वारा सील मछली का शिकार करने के लिए गोपने वाला थ्रस्टिंग हारपून, और एक ये फेंक रहे हैं, देखो फेंक कर रहे हैं। जैसे ध्रुवीय भालू का शिकार करना है, फेंकना पड़ेगा। खुले समुद्र में शिकार करने के लिए फेंकने वाला हारपून थ्रोइंग हारपून, यानी थ्रस्टिंग और थ्रोइंग हारपून। फेंकने वाला हारपून, गोपने वाला हारपून। हारपून इनका क्या है, मेन औजार है। हारपून क्या है, इनका मेन औजार है। अच्छा, संस्कृति की बात करें तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं। घुमक्कड़ जीवन जीते हैं आदिम ढंग से। पितरवंशीय क्या है, इनका समाज है। एस्किमो का समाज कैसा है, पितरवंशीय है। एक से अधिक पत्नी रखते हैं, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। आयु कम होती है। आयु कम क्यों होती है, कारण मैंने बताया था। कच्चा मांस खाएंगे तो आयु कितनी ज्यादा लंबी होगी। चलो जी, कौन सी भाषा ये लोग बोलते हैं, आपको सर ये एल्यूट भाषा बोलते हैं। जादू टोना में विश्वास रखते हैं। अच्छा, एक नाम है सेदना। सेदना क्या है, सेदना ये मानते हैं कि एक देवी है, समुद्र तल में रहती है, एस्किमो लोगों की देवी, जिसे ये क्या कहते हैं, सेदना कहते हैं। शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर जो बूढ़े व असक्त लोगों द्वारा क्या कर ली जाती है, आत्महत्या कर ली जाती है, क्योंकि भूखा मरने से अच्छा है मर जाए, है ना। भूखा मरने से अच्छा है क्या, मर जाए। चलो जी, तो यहाँ पे ये इनमें आपका एस्किमो पे इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं एक बार फिर दोबारा दिखा रहा हूं। एस्किमो लोग आजीविका के लिए क्या करते हैं, कहाँ ये निवास करते हैं। अच्छा, एस्किमो का मतलब क्या होता है। अच्छा, बात करें शारीरिक लक्षण तो मंगलोइड प्रजाति जैसे ये दिखते हैं, सपाट चेहरा है, या गाल की हड्डियां चौड़ी हैं। अच्छा, मेन है इनका आखेट करना। अब शीतकाल में जो आखेट होगा वो होगा आपका कौन सा, माउपोक और इतुरपाक। इसमें एक छिद्र, इसमें दो छिद्र। अच्छा, बसंतकालीन जो आखेट है उसको उत्तोक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तोक कहते हैं, ये हमने जाना। ग्रीष्म काल में जो स्थल पर जो जीव हैं उन्हीं का ये लोग क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। सील मछली का इनके लिए काफी महत्व है ना। ईंधन के रूप में भी, वस्त्र के रूप में भी, भोजन के रूप में भी। भोजन बात करें 100% मांसाहारी लोग हैं। वस्त्र बनाने का काम स्त्रियों का है। वस्त्रों में 2-3 नाम याद रखने, तिमियाक याद करना है, अनोहाक याद करना है, और कार्मिक याद करना है। कार्मिक अलग है, कार्मिक अलग है, कर्मक अलग है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। कार्मिक अलग चीज है, कार्मिक बोल दो या मुकलुक्स बोल दो, ये इनके जूते हैं, है ना। तिमियाक क्या है, बांधार वस्त्र है। तिमियाक के ऊपर क्या पहनेंगे, अनोहाक पहनेंगे। क्या पहनेंगे, अनोहाक पहनेंगे। निवास गृह, ये बर्फ से बना मकान इग्लू कहलाता है। और जो ग्रीष्म काल में, वसंत काल में ये अस्थायी निवास बना लेते हैं हड्डियों के ढांचे से, उसको कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मक। ट्रांसपोर्ट के रूप में ये सलेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसे रेंडियर या कुत्ते खींचते हैं, रेंडियर या कुत्ते खींचते हैं। और छोटी नाव को कयाक कहते हैं, बड़ी नाव को उमियाक कहते हैं। कयाक और उमियाक, ये नाम आपको याद रखने हैं। औजारों में क्या है, इनका मेन हारपून है। क्या है, हारपून है। एल्यूट भाषा बोलते हैं। इनकी आयु कम होती है, बहुपत्नी प्रथा है, पितरवंशीय समाज है, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। सेदना जो है वो इनकी समुद्र तल में रहने वाली क्या है, देवी है। चलो, अब मेरे हिसाब से ये याद हो गया होगा। हम चलते हैं बुशमैन जनजाति की तरफ। चलो जी, बुशमैन जनजाति के बारे में शुरू करते हैं। बुशमैन, बुशमैन का मतलब क्या होता है ना। बुशमैन के सबसे पहले अन्य नाम है, यहां से क्वेश्चन बनता है। बुशमैन बोल दो,
कोसान बोल दो, रवि बोल दो, या आपका बसारवा, बसाखा नहीं है ये, बसारवा बोल दो, कोसान बोल दो, रवि बोल दो, कुछ भी बोल दो, नाम एक ही है, क्या, बुशमैन, है ना। उष्ण मरुस्थल के निवासी हैं। कहाँ रहते हैं आपको पता ही है, कालाहारी मरुस्थल में ये जो जनजाति है निवास करती है। 20,000 से वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास कर रही है ना। अच्छा, निवास क्षेत्र, फिर मैं वही बात करूं तो आप सीधा सीधा एक वर्ड में बोलो तो कह दोगे कि सर ये कालाहारी मरुस्थल में ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। या फिर इसको डिटेल से देखें तो 18 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो बेचुआना लैंड है वहां पर ये जो जनजाति है निवास करती है ना। ओकोवांगो नदी, नगामी झील के दलदली क्षेत्रों में, लिम्पोपो नदी तथा नसोब नदी के क्षेत्र में बुशमैन जो है वो बिखरे हुए हैं छोटे छोटे समूह के रूप में, है ना। मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल तथा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के उपोषण घास के मैदानी भागों में ये लोग रहते हैं। देशों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया, अंगोला और नामीबिया। और फिर मैं कह रहा हूं एक शब्द में बोलना हो तो कालाहारी मरुस्थल में ये जो जनजाति है निवास करती है। इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 300 से 400 मीटर है। धरातल उबड़ खाबड़ है। जलवायु कैसी है यहाँ की, उष्ण मरुस्थलीय या अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। वर्षा ना के बराबर होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम, कई जगह आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, है ना। और ये जो होती है ये भी वर्ष के 3 महीने में होती है ना, दिसंबर से फरवरी, 9 महीने यहाँ पे क्या होता है, सूखा रहता है पूरी तरीके से, ठीक है ना। प्राकृतिक वनस्पति में काली क्या घासें मिलेंगी, वर्षा काल में जो घासें उग जाती हैं वो, और कांटेदार क्या झाड़ियां। प्रसिद्ध जो एटोसा जो उद्यान है वो भी कहाँ है, यही इसी प्रदेश के अंदर है। ये आखेट किसका करते हैं, देखो जनजातियां हैं, इनका मेन जो कार्य है ये जिससे अपना आजीविका चलाते हैं, पेट भरते हैं, है ना, वो है इनका क्या, आखेट करना, है ना। जैसे वो एस्किमो क्या कर रहे हैं, सील मछली का, वालरस का, वेल का, ये आपका कैरिबो का, है ना, ध्रुवीय भालू का। ऐसे ये लोग किसका शिकार करते हैं, आपको सर हिरण का, जंगली बकरी का, भेड़, कोदू, जो लेस बोक है, ओरिक्स है, ब्लू है, और जेम्स बोक है, जेबरा है, इनका ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये इनके आखेट के क्या हैं, जंतु है। भोजन की अगर मैं बात करूं तो भोजन में मूल रूप से ये लोग क्या है, आखेटक है। देखो अभी मूल रूप से क्या है, आखेटक हैं ये लोग, है ना। आखेट के जंतु हम डिस्कस कर चुके हैं, पक्षी, मछलियां, और साथ साथ में जो कंदमूल हैं, गांठें जो हैं, ट्यूबर जो हैं, गांठें जैसे बी, गा, ये क्या है, गांठें हैं। फल, शहद से प्राप्त जो भोजन है ये अपना प्राप्त करते हैं इन सब चीजों से, है ना। यहाँ शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज मिलता है जिसे ये लोग भी और साथ साथ में जो जानवर हैं वो भी बड़े चाव से खाते हैं। उस तरबूज को बुशमैन तथा जानवर चाव से खाते हैं। उस तरबूज को क्या कहते हैं बच्चे, यामा, या क्या कहते हैं, सामा कहते हैं। त्यामा बोल दो, तसामा बोल दो, बाकी यामा और सामा, यामा बोल दो, सामा बोल दो, त्यामा बोल दो, तसामा बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। ये एक प्रकार का क्या होता है, तरबूज होता है। बुशमैन जो होते हैं वो सर्वभक्षी होते हैं। जंतुओं की बोली की नकल करने में ये लोग क्या होते हैं, निपुण होते हैं। वस्त्र की बात करें तो खाल से बने हुए, पहली बात तो बहुत थोड़े वस्त्र पहनते हैं ये, बहुत थोड़े वस्त्र, और थोड़े वस्त्रों में भी नीचे के वस्त्र, ऊपर तो हार्डली कुछ पहनते हैं, है ना। खाल के बने हुए बहुत थोड़े वस्त्र पहनते हैं। पैरों में खाल या छाल की क्या होती है, चप्पल होती है। शरीर पर ये लोग क्या करते हैं, विलेप, आप देखोगे इनके शरीर पर लेप मला होता है ना। इस ये लाभकारी होता है, धूप व कीड़ों से इनके शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई वस्त्र है तो वो चोंगा है, या जिसको क्रोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोस कहते हैं। अच्छा, निवास गृह की बात करें तो खुले में ये लोग टहनियां, घास व जानवरों की खालों से बनी हुई क्या गुंबदाकार झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं। इनके जो अल्पकालीन जो गांव हैं, है ना, लगभग 8-10 झोपड़ियां होती है एक जगह, उस अल्पकालीन गांवों को ये लोग क्या कहते हैं, वेर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेर्फ कहा जाता है। शस्त्र और औजारों की अगर मैं बात करूं, तीर कमान या फेंक कर मारने वाली लाठियां, चाकू, बर्छियां, भूमि खोदने के लिए लकड़ी, अग्निदंड, ये सब क्या है, इनके शस्त्र हैं, औजार हैं। तीर के अग्र भाग में ये लोग क्या करते हैं, शुतुरमुर्ग तथा जिराफ की पैर की हड्डियों को घिसकर
आगे से उनको नुकीला बनाकर लगा लेते हैं तीर के आगे वाले भाग में, ठीक है ना। पेड़ की छालों से ये लोग क्या बनाते हैं, रस्से बनाते हैं, है ना। तीर कमान से लगभग ये 60 मीटर के करीब की जो मार होती है वो, यानी जो इनका लक्ष्य अगर 60 मीटर दूर है तो किससे करते हैं उसके ऊपर आक्रमण, ये तीर कमान से ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, आक्रमण क्या शिकार करते हैं, है ना। दोबारा से देख लो, शस्त्र औजारों में तीर कमान है, लाठियां हैं, चाकू, बर्छियां, भूमि खोदने की लकड़ी, ये सारी। तीर के आगे वाले भाग में ये लोग क्या करते हैं, शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को आगे से नुकीला बनाकर लगा लेते हैं। पेड़ की छालों से क्या बना लेते हैं, रस्से बनाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की मार क्या होती है, कारगर होती है। अच्छा, बर्तनों की बात करें तो जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों का जो खोल होता है वो ये लोग रखते हैं, उसमें पानी डाल लेते हैं, पी लेते हैं। ईरन के खाल की क्या बना लेते हैं, थैली बना लेते हैं। अच्छा, ये जो अंडे होते हैं इनसे क्या लोग ये अपने आभूषण भी बनाते हैं। लकड़ी के प्याले बने हुए होते हैं, ये क्या है, इनके बर्तन हैं। सामाजिक व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, है ना। आदिम कालीन इनकी सामाजिक व्यवस्था है, पुराने जो आदि मानव कालीन सामाजिक व्यवस्था है। एक वर्ग में प्राय 20 व्यक्तियों से भी कम ये लोग रहते हैं और 10 एक झोपड़ियां एक जगह बन गई। अल्पकालीन गांव क्या कहलाते हैं, इनके व्यर्थ कहलाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, है ना। धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में जानवरों व प्रकृति का क्या है, इनका केंद्रीय स्थान है। यानी ये डिपेंड प्रकृति के ऊपर कर रहे हैं, जानवरों के ऊपर कर रहे हैं, तो इनकी सामाजिक व्यवस्था में भी जो सेंटर केंद्र स्थान है वो प्रकृति का ही है ना। जादू टोना तथा भूत प्रेतों में ये लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। दो भगवानों में विश्वास करते हैं, इनको इनके अकॉर्डिंग दो भगवान है, एक पूर्व में रहता है, एक पश्चिम में रहता है ना। ओझा जो है इन्हें बीमारियों भूत प्रेतों से बचाता है। और चट्टानों पर की गई इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो सर्व क्या है, प्रसिद्ध है। ज्यादा कुछ था नहीं, किसके ऊपर, बुशमैन के ऊपर। बुशमैन के बारे में ये याद रखना है, एक तो इनके अन्य नाम बसारवा बोल दो, कोसान बोल दो, रवि बोल दो, है ना। कहानीवास, वर्तमान में इनकी संख्या 10,000 से भी कम रह गई है ना। इस क्षेत्र के ये बहुत पुराने निवासी हैं, कालाहारी मरुस्थल के। 20,000 वर्षों से ये लोग यहीं पर रह रहे हैं, 20,000 वर्षों से। वर्तमान में संख्या बहुत कम बची है। निवास क्षेत्र मैंने देशों का बता दिया, अंगोला, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, है ना, और नामीबिया, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। बात करें कहाँ, कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल में यहाँ वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, मैंने बता दिया, वो भी वर्ष के 3 महीने में। जमीन उबड़ खाबड़ है ना। यहाँ वर्षकालीन या घास और कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी। मेन जो कार्य है, ये लोग आखेट करते हैं, खाते हैं, वहीं रहते हैं जंगल के अंदर ही। आखेट के जंतु कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिए, है ना। एक स्पेशल प्रकार का एक तरबूज होता है जिसे सामा या यामा कहते हैं, तसामा कहते हैं, है ना। भोजन के रूप में बात करें तो मूल रूप से ये लोग आखेटक हैं। जंतु, पक्षी, मछलियां, कंदमूल ये सब खाते हैं, सर्वभक्षी ये लोग हैं। जंतुओं की बोली की नकल करने में ये लोग क्या है, निपुण है। वस्त्र, बहुत थोड़े वस्त्र पहनते हैं, और लड़कियों का एक स्पेशल वस्त्र है जिसे क्रोश या चोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, चोंगा कहते हैं। निवास गृह की बात करें तो ये खुले में ही टहनियों से, इनसे गुंबदाकार झोपड़ियां बना लेते हैं। अल्पकालीन गांव इनके व्यर्थ कहलाते हैं। शस्त्र औजारों में मैंने बताई दिया आपको, लाठियां, फेंक कर, तीर कमान और ये सारी चीजें। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को जो बाण होता है उसके आगे लगा लेते हैं, उसको नुकीला बनाकर। पेड़ की छालों से रस्से बना लेते हैं, है ना। और बर्तनों की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल, लकड़ी के प्याले, हिरण के खाल की थैली, ये लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आदिम कालीन इनकी सामाजिक व्यवस्था है, 20 व्यक्तियों से भी कम लोग एक वर्ग में ये लोग रहते हैं, है ना। प्रकृति का केंद्रीय स्थान है। जादू टोना भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, दो भगवानों में विश्वास रखते हैं, और ओझा इन्हें बीमारियों भूत प्रेतों से बचाता है। चट्टानों पर की गई इनकी जो पेंटिंग है वो क्या है, सर्व प्रसिद्ध। चलो अब करते हैं किसके बारे में बातचीत, भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति की बात करते हैं, है ना। ये जो भील शब्द है, इस भील शब्द की उत्पत्ति हुई है द्रविडियन भाषा के बीलू शब्द से। किससे, बीलू। अब ये इंपॉर्टेंट है, भील और आपकी जो गोंड जनजाति है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। भील शब्द की उत्पत्ति हुई है द्रविडियन भाषा के बीलू शब्द से। बीलू का मतलब होता है जो तीर कमान चलाने वाले लोग हैं या तीरंदाज जो हैं
उनको क्या कहते हैं, बीलू कहते हैं। बीलू से ही क्या बना है, बील बना है। बीलू से ही क्या बना है, बील बना है ना। संथाल व गोंड के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा क्या है, ये जनजातीय समूह है ना। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से इसका क्या है, दूसरा स्थान है। अच्छा, बीलों के ऊपर ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ऐसे भील लोग जो कहाँ रहते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले जो भील हैं उनको क्या कहते हैं, पालवी कहते हैं। और जो मैदानों में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, वागड़ी कहा जाता है। क्या, वागड़ी। भारत की सबसे प्राचीनतम जो प्राचीन जनजातियां हैं उनमें से एक है ये। भाषा की बात करें तो भीली और वागड़ी जो ये क्या करते हैं, भाषा बोलते हैं, है ना। अब अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से देखूं तो भीलों की जो उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र किससे हुई है, निषाद से हुई है ना। महाभारत काल में इनका जो संबंध है वो किससे रहा है, एकलव्य से रहा है। रामायण काल में सबरी ने श्री राम को दंडकारण्य वन में क्या खिलाए थे, झूठे बेर खिलाए थे। तो सबरी का संबंध आपकी भील जनजाति। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा है, वन पुत्र कहा है। क्या कहा है, वन पुत्र कहा है। टोलमी ने इन्हें क्या कहा, तीरंदाज कहा। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इन्होंने अकबर के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप का क्या दिया था, साथ दिया था। किसके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। निवास क्षेत्र की बात करें तो इनका जो निवासीय क्षेत्रों के लगभग जहां पर ये लोग रहते हैं उस क्षेत्रों में लगभग 33% भूभाग पर क्या मिलेंगे, वन मिलेंगे, है ना। मेनली अगर मैं बात करूं तो 4 राज्यों में ये लोग रहते हैं, है ना। पहले मैं बता दूं, जो अपना अरावली का क्षेत्र, इधर विंध्याचल का क्षेत्र और सतपुड़ा का क्षेत्र, है ना। अब देख लो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ है, तो वहीं पर यह जनजाति रहेगी। यानी राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में और महाराष्ट्र में आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी, है ना। राजस्थान की बात करें तो अपना नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगी भील जनजाति, है ना। एमपी में बात करें तो थार में, झाबुआ में और आपकी रतलाम में, जो इधर आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर के साथ लगा हुआ है, आगे रतलाम का क्षेत्र, झाबुआ, थार में। गुजरात में बात करें तो वडोदरा और पंचमहल की तरफ। महाराष्ट्र में बात करें तो जलगांव, नासिक, धुले, औरंगाबाद, अहमदनगर में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या करते हैं ये लोग, आपका सर आर्थिक क्रियाकलापों में खाद्य संग्रहण करते हैं, आखेट करते हैं, है ना। हालांकि आजकल सरकार ने आखेट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए धीरे धीरे करके ये जनजाति किसकी तरफ शिफ्ट हो गई है, कृषि करने लग गए हैं ये लोग, है ना। आखेट में तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करना, तालाब से मछली पकड़ना, ठीक है। पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुक्कड़, इनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। कृषि की अगर मैं बात करूं तो कृषि में ये लोग जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि ये लोग करते, आजकल तो स्थायी रूप में भी करने लग गए हैं, है ना, जूमिंग। अब क्वेश्चन बनेगा, जो भील जो है कृषि करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो जूमिंग कृषि करेंगे उसे क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं, चिमाता। और जो भील मैदानी भागों में रहते हैं वो मैदानी भागों में जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको दजिया या वालर कहते हैं, दजिया या वालर कहा जाता है। वर्तमान में लगभग 80% भील कृषि कार्य करने में लगे हुए हैं ना। पहले करते थे ये लोग क्या, शिकार। आजकल आपको पता है सरकार ऐसे शिकार थोड़ा ना करने देती है। भोजन की बात करें तो मक्का इनका प्रमुख भोजन है। उत्सवों में, प्रतिभोज में ये लोग क्या बनाते हैं, चोखा व लापसी बनाते हैं। राबड़ी पीते हैं, मांसाहारी भी हैं ये लोग। और महुआ से निर्मित क्या, जो मदिरा होती है, महुआ से ये जो मदिरा बनाते हैं उसके ये लोग क्या हैं, वैष्णीय, काफी पीते हैं। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र, आपने राजस्थान कला संस्कृति में भी इनके वस्त्रों के बारे में देखा था कि जो धोती, तंग धोती होती है उसको देपाड़ा कहते हैं। पोत्या क्या होता है, इनका साफा होता है ना। कमीज, अंगरखी, धोती ये पहनते हैं स्त्रियां। घाघरा, लोगड़ी, चोली, कछाबू क्या पहनती हैं, स्त्रियां पहनती है। निवास गृह, इनके जो घर हैं वो प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। झोपड़ियां खेत के मध्य ऊंचे टीलों पर मिलेंगी आपको। मकानों की छत किस पे, खपरेल से बनी हुई है। दीवारें मिट्टी व पत्थर की बनी हुई है। अब क्वेश्चन यहां से बनते हैं, भीलों का जो घर है क्या कहलाता है, टापरा कहलाता है। क्या कहलाता है, टापरा। बड़े गांव पाल कहलाते हैं, छोटे गांव क्या कहलाते हैं, फला कहलाते हैं। बड़े गांवों को कहा जाता है पाल और छोटे गांवों को कहा जाता है फला। और भीलों का जो घर है वो क्या कहलाता है, टापरा कहलाता है। क्या कहलाता है, टापरा कहलाता है।
औजारों व बर्तनों की बात करूं तो औजार वही इनके धनुष बाण हो गए। धनुष बाण भी, ये बाण जो है दो प्रकार के हैं, हरियो और रोबदो, हरियो और रोबदो। बर्तन बात करें तो मिट्टी से बने हुए बर्तन प्रयोग में लेते हैं। मक्का पीसने की चक्की होती है। बांस से बना क्या होता है, पालना होता है, हर घर में लगभग मिल जाता है ये, है ना। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट फाटकियो। फाटकियो क्या होता है, पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, फाटकियो कहा जाता है। सामाजिक जीवन व संस्कृति की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से ये लोग कैसे हैं, पितृसत्तात्मक हैं। सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक, आर्थिक दृष्टि से ये लोग कृषक हैं, कृषि करते हैं। परंपरागत रूप से ये लोग तीरंदाज हैं, यानी पुराने समय शुरुआत में क्या थे ये लोग, तीरंदाजी तो थे, इसलिए तो इनका नाम भील पड़ा, तीर चलाने वाले, तीर कमान चलाने वाले भील, है ना। तो परंपरागत रूप से तीरंदाज हैं, आर्थिक रूप से कृषि करते हैं, और सामाजिक दृष्टि से इनका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है। इनके जो पितृवंशीय गोत्र हैं उसको क्या कहते हैं, अटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अटक। विवाह संबंध, ये ऐसे नहीं कि खुद के ही गोत्र में, जैसे हिंदू धर्म में होता है स्वयं से अन्य गोत्र में विवाह किया जाता है, वैसा ही इनका है। बीलों के जो विवाह हैं, कई प्रकार के विवाह होते हैं, जैसे अपहरण विवाह हो गया, अपहरण करके। परीक्षा विवाह, परीक्षा में जिसमें लड़का जो है वो क्या करता है, अपने साहस का प्रदर्शन करता है, और फिर क्या करते हैं, फिर उस लड़की से शादी की जाती है। साहस का प्रदर्शन करके दिखाया जाता है कि मैं शक्तिशाली हूं, है ना। इस प्रथा को गोल गधेड़ो प्रथा कहते हैं। एक होता है क्रय विवाह। क्रय विवाह या दापा करना बोल सकते हो आप, जिसमें वर जो है वधु का क्या उसको खरीदेगा, और बदले में उसके लिए क्या देगा, दापा देगा, पैसे देगा, मूल्य चुकाएगा उसका, और फिर क्या करेगा, विवाह। इसको क्या कहते हैं, दापा करना। एक होता है सेवा विवाह, जिसमें लड़का जो है वो लड़की के घर जाएगा, वहां रहेगा, उनके माँ बाप की सेवा करेगा, सास ससुर की, और फिर विवाह होगा, उसको सेवा विवाह कहते हैं। एक हठ विवाह हो गया, देवर विवाह हो गया, विनिमय विवाह के क्या है, इनके प्रकार है। बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। एकांकी परिवार इनके अधिक पाए जाते हैं। भीलों के गोत्र कौन कौन से हैं, कटारा हो गया, ताबियाड़ हो गया, रोत हो गया, पारगी, ये इनके क्या है, गोत्र हैं बच्चे। अच्छा, गांव का मुखिया क्या कहलाता है, मुखिया बोल दो या गमेती बोल दो, मुखिया बोल दो या गमेती बोल दो। झाड़ फूक करने वाले को बोपा कहते हैं। क्या कहते हैं, बोका, भोपा। धार्मिक संस्कारों को जो संपन्न कराता है उसे भगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भगत कहा जाता है। कुल देवता टोटम हो गए, कुल देवी क्या होगी, बराड़ी माता होगी। आराध्य देवियों में बात करें तो आमजा देवी हो गई और भादवा माता हो गई। क्या, भादवा माता। स्थानीय लोक देवता काफी हैं, सबके स्थानीय लोक देवता तो होते ही है। दराल हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, काला जी गोरा जी हो गए, है ना, माता जी हो गए, गोविंद गुरु, लसोड़िया महाराजा हो गए, ये सब क्या है, इनके स्थानीय लोक देवता है। मेलों की बात करें तो बेणेश्वर मेले के बारे में आप सब जानते हो, है ना। जनवरी फरवरी माह में माघ शुक्ल पूर्णिमा को ये लगता है। सोम जाखम व माही नदी की त्रिवेणी पर लगता है क्या, आपका बेणेश्वर मेला, है ना। आके चारों ओर नृत्य करना, गीत गाना यहाँ होता है, ठीक है। और एक और बेणेश्वर मेला, और एक हो गया गोटिया अंबा का मेला। तो ये इनके हो गए बीलों के प्रमुख मेले। अच्छा, नृत्य कौन सा नृत्य करते हैं, गौरी व घूमर नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। गोदना का भी प्रचलन है, गोदना, ठीक है। पर्व में बात करें तो होली व दीपावली प्रमुख है। बाकी एक गौरी पर्व आपको याद रखना है। श्रावण माह में पार्वती का क्या किया जाता है, गौरी पर्व में पूजन किया जाता है। इनका एक रणघोष है। रणघोष क्या है, फायरे फायरे। अच्छा, मार्गदर्शक जो है उसको क्या कहते हैं, बोलावा कहते हैं। मार्गदर्शक जो है उसको क्या कहते हैं बच्चे, बोलावा कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं इनको, फिर आगे चलते हैं। भील द्रविडियन भाषा के बीलू शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है तीरंदाज, तीर कमान करने रखने वाला, है ना। कहाँ निवास करते हैं ये लोग, जो ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं वो पालवी कहलाते हैं, मैदानों में जो रहते हैं वो वागड़ी कहलाते हैं। तो ये बीली और वागड़ी क्या भाषा बोलते हैं। अच्छा, इनकी उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है बोलते हैं पुराणों के अनुसार। महाभारत काल में इनका संबंध एकलव्य से, और रामायण काल में भी रहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने इनको वनपुत्र कहा, और टोलमी ने क्या कहा, इनको तीरंदाज कहा। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इन्होंने अकबर के विरुद्ध किसकी, महाराणा प्रताप की क्या की थी, सहायता की थी, है ना। निवास स्थान आपको पता है, अरावली में ये लोग रहेंगे, इधर विंध्याचल और सतपुड़ा, यानी 4 राज्यों में।
राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। आर्थिक क्रियाकलाप आखेट करेंगे, पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं। कृषि में याद रख लेना पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और इधर आपका दजिया। क्या? दजिया, है ना। वर्तमान में 80% लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। भोजन मेन मक्का है। उत्सव प्रतिभोज में चोखा लापसी बनाते हैं, राबड़ी मांसाहारी, और एक ये महुआ से निर्मित है, क्या करते हैं? शराब पीते हैं। वस्त्रों की बात करें तो देपाड़ा तंग धोती हो गई, पोत्या हो गया, साफा हो गया, अंगरखी कमीज, और स्त्रियों में घाघरा, लुगड़ी, कछाबू, ये सारी चीजें हो गई, है ना। खेत के मध्य ऊंचे टीलों पर ये लोग अपनी झोपड़ियां बनाते हैं, और जो छत होती है खपरेल से बनी होती है, दीवारें मिट्टी व पत्थर की बनी है। भीलों का घर टापरा कहलाता है, बड़े गांव पाल और छोटे गांव क्या? फला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फला, है ना। औजारों में धनुष बाण हो गया, और बर्तन ये मिट्टी से बने बर्तन होते हैं। फाटकियो मैंने बताया पक्षियों को पकड़ने का एक प्रकार का फंदा होता है ये। पितर सत्तात्मक इनका समाज है। पितरवंशीय गोत्र अटक कहलाते हैं। विवाह संबंध स्वयं से अन्य गोत्र में करते हैं। ये हमने विवाह के प्रकार देखे, बहुपत्नी प्रथा चलती है, और ये गोत्र कटारा, ताबियाड़, रोत, पारगी क्या है? इनके गोत्र है। क्या है? गोत्र। गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। झाड़ फूक करने वाला भोपा, धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाला भगत, कुल देवता टोटम हो गया, कुल देवी बराड़ी माता हो गई, आराध्य देवी आमजा देवी, बाधवा माता ये हो गई। स्थानीय लोग देवता में काला जी, गोरा जी, माता जी, या बिरसा मुंडा, लसोडिया महाराजा, ये सब क्या हो गए? स्थानीय लोग देवता हो गए। मेलों में बात करें तो बेणेश्वर मेला और घोटिया अंबा का मेला, है ना। नृत्य में बात करें तो कौन सा? घूमर व गौरी नृत्य, है ना। पर्व में बात करें तो गौरी पर्व मनाते हैं ये लोग। इनका रण घोष क्या होता है? फायरे फायरे, और इनमें का जो मार्गदर्शक होता है उसको बोलावा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलावा उसे कहा जाता है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? गोंड जनजाति की तरफ। चलो जी, गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ये। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जो जनजाति है भारतीय प्रायद्वीप पर, उसे यानी दक्षिण भारत में, उसे गोंड कहा जाता है। इनके नृवंशीय पहचान की बात करूं तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्लीय समूह से ये संबंधित है। स्वयं को ये लोग क्या कहते हैं? गोंड। गोंड नहीं बोलते, ये स्वयं को कोयतूर कहते हैं। क्या? कोयतूर बोल दो या कोल बोल दो, कोयतूर कहते हैं। गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है, सीधा सीधा आपकी जो RBSC में, NCERT में ये एक लाइन लिख रखी है कि इनकी उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? पहाड़ी। पहाड़ी जो लोग हैं वो खोंडा कहलाते हैं। खोंडा से उत्पत्ति हुई है गोंड की। किसकी? गोंड की। बाकी अगर हम देख लें तेलुगु मत के अनुसार, तो इनकी जो उत्पत्ति है वो कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ वही होता है क्या? पहाड़। संस्कृत मत देखें तो गुंड शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है वन में रहने वाले लोग, वनवासी। लोक मत, आम लोगों का मत देखें तो गोंड शब्द से ही, गोंड शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, और गोंड का मतलब होता है भूमि के क्या? मूल निवासी। अब सीधा सीधा खोंडा भी याद रख लोगे, काम चल जाएगा। पहाड़ी जो है उनको खोंडा कहते हैं। क्या? खोंडा। ऐतिहासिक विकास इनका देखें तो प्राचीन काल में पुराणों में इनका उल्लेख मिलेगा एक वनवासी जनजाति के रूप में। उसके बाद जब मध्यकाल में आप चलोगे तो भारत में 4 गोंड राज्य हुआ करते थे, है ना। 4 प्रमुख गोंड राजवंश हुआ करते थे। जैसे एक गड़ा कटंगा जो राज्य हुआ करता था, जबलपुर के क्षेत्र में एक राजवंश ये हो गया। एक देवगढ़ में, छिंदवाड़ा में। एक चांदा हो गया महाराष्ट्र में। एक खेरला हो गया कहाँ? सतपुड़ा। यानी मेनली बात करें मध्यकाल में तो 4 प्रमुख गोंड राजवंश हुआ करते थे, गड़ा कटंगा में, देवगढ़ में, चांदा में, और आपका कहा? खेरला में, है ना, राजवंश। महारानी दुर्गावती के बारे में आप अच्छे से जानते हो। गोंडों से संबंधित गोंड शासिका थी ये। अकबर के सेनापति आसफ खां से इनका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। निवास क्षेत्र की बात करें तो वही लगभग दक्षिण भारत में ये लोग निवास करेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, असम, और जो दक्षिण उत्तर प्रदेश है ये, है ना, यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, गढ़जात पहाड़ियां, बस्तर पठार, यहाँ ये लोग क्या करेंगे? निवास करेंगे। यहाँ से भी समझ में आपको आ गया होगा। सघन वन क्षेत्र है। ग्रीष्म काल में तापमान यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
वार्षिक औसत वर्षा काफी अच्छी होती है, 120 से 160 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार संख्यात्मक रूप में जो गोंड है वो एक तरीके से भारत की सबसे बड़ी जनजाति थी। 1 करोड़ से अधिक लोग भारत में रहते हैं। इनमें महिला जो साक्षरता है गोंडों में वो ना के बराबर है, नगण्य है। क्या है? नगण्य है। भाषाओं की बात करें तो गोंडी भाषा ये लोग बोलते हैं, है ना। कुछ इनकी उपभाषाएं भी हैं, जैसे माड़िया गोंडी हो गई, मुरिया गोंडी हो गई और आपका डोरला गोंडी हो गई। ये क्या है? इनकी उपभाषाएं हैं। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है ये भाषा, और हिंदी, मराठी, तेलुगु ये भी बोलते हैं ये लोग, ठीक है ना। आर्थिक क्रियाकलाप की अगर मैं बात करूं तो आत्मनिर्भर इनकी व्यवस्था है। आत्मनिर्भर व्यवस्था मतलब ये लोग ऐसे दूसरे समाज के ऊपर या इन चीजों पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत साधारण सी हैं। पेट भर गया, खा लिया, पी लिया थोड़ा बहुत, बस ये इनकी सोच, जो सोच क्या बोलोगे, इनकी इच्छाएं इतनी हैं, इसलिए आप इनकी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बोल सकते हो, है ना। विश्व में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इन्हें कोई मतलब ही नहीं, बढ़ते जाओ कम हो जाओ, हमें क्या ही मतलब उस चीज से, है ना। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण हैं। कृषि की बात करें तो वही जूमिंग कृषि ये लोग करते हैं। आदिवासी हैं तो स्थानांतरित कृषि, जूमिंग कृषि करेंगे। कौन सी? उस कृषि को क्या कहते हैं? दीप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्पा कहते हैं। यानी 2-3 वर्ष कृषि करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और एक हो गई पैडा कृषि। पैडा कृषि क्या होती है? मध्य प्रदेश में बस्तर में जो पहाड़ी ढलानों पर ये लोग कृषि करते हैं उसको पैडा या पैंडा कृषि बोलते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाकर करते हैं। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं? निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है और साथ साथ में आर्द्रता भी बनी रहती है। कुरुख, केवट और दीवर वर्ग के जो गोंड हैं ये लोग क्या होते हैं? मछुआ कर्म होते हैं। ये पशुपालन करते हैं, मछुआ कर्म करते हैं, मछली पकड़ते हैं। रावत जो गोंड होते हैं वो पशुचारण करना और दूध बेचना इन रावत गोंडों का प्रमुख कार्य है। आखेट की बात करूं तो पहले ये शिकार प्रमुख था इनका, अब ये सीमित हो गया है क्योंकि सरकार शिकार पर प्रतिबंध लगा रही है। अब ये लोग, अधिकांश लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। वन आधारित अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है? वनों के ऊपर बहुत डिपेंड है, बिल्कुल है। एक तो शराब का आपको पता ही है, महुआ बनाते हैं ये, है ना। तेंदू जो पत्ता है वो इनकी आय का प्रमुख स्रोत है। साल, बीज, लाख ये भी क्या है? वन आधारित है, ये वनों से ये लोग प्राप्त करते हैं। भोजन की बात करूं तो प्रमुख खाद्यान्न इनका कोदू व कुटकी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोदू व कुटकी किस जनजाति का प्रमुख भोजन है, खाद्यान्न है? आप कहोगे सर ये गोंड जनजाति का है। उत्सव व त्योहारों पर ये लोग चावल बनाते हैं, मांसाहारी भी हैं, धूम्रपान भी करते हैं। धूम्रपान तो करेंगे ही, तेंदुपत्ता आय का स्रोत है तो। महुआ शराब का क्या करते हैं? सेवन करते हैं, सेवन करते हैं। वस्त्र और आभूषणों की बात करें तो वस्त्र प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं, पुरुष धोती और महिला साड़ी व चोली। आभूषणों की बात करें तो चांदी व एल्यूमिनियम के आभूषण ये लोग पहनते हैं। कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां पहनते हैं, गले में काले मनके पहनते हैं, कोड़ियों से बने क्या? हार पहनते हैं। शरीर पर गोदना गुदवाती हैं स्त्रियां। बालों के जूड़े में सफेद बांस से बनी आधा दर्जन क्या? कंगे रखती हैं, कंगे रखती है, ठीक है ना। अच्छा, निवास गृह की बात करें तो जो गोंड है वो नंगले अर्थात पल्ली या छोटे गांव में रहते हैं। इनका जो मकान है वो घास फूस व मिट्टी के बने हुए होते हैं। औजारों की बात करें तो स्थानीय लोहार, फालियां, खुरपी, फावड़ा, दराती, ये कुल्हाड़ी, ये इनके क्या है? प्रमुख औजार है। समाज संस्कृति की बात करें तो इनका जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक समाज है। संयुक्त परिवार की इनकी परंपरा है। परिवार का मुखिया, बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होगा वो उस परिवार का मुखिया होगा। संपत्ति का अधिकार किसको मिलता है? पुत्र को मिलता है। विवाह की बात करें तो वही विवाह जो आपने बिलों में देखे थे, सहमति विवाह, अपहरण विवाह, सेवा विवाह, विधवा विवाह, तलाक, है ना। अच्छा, तलाक सामाजिक रूप से इन्हें मान्य है। बाल विवाह नहीं देखने को मिलेगा गोंडों में आपको, बाल विवाह प्रचलित नहीं है। हाँ, तलाक के बाद जो दोबारा विधवा विवाह है वो होता है, लेकिन बाल विवाह प्रचलित नहीं है। विवाह समारोह की बात करें तो प्राकृतिक स्थान है, जो प्राकृतिक स्थान है, जल स्रोत के निकट है, आम के वृक्ष के नीचे, वहां पर ये लोग क्या करते हैं? विवाह समारोह करते हैं। राजनीतिक संगठन की बात करें तो गांव का जो प्रमुख है वो पटेल या मुखादम या मुखिया कहलाता है।
पुजारी व पुरोहित जो होते हैं वो देबारी या बैगा कहलाते हैं। गांव का चौकीदार या रक्षक जो होता है वो कोतवाल कहलाता है। न्याय जो करेगा वो दीवान कहलाता है। पंचायती व्यवस्था आपको गोंडों में देखने को मिलेगी। सामाजिक संरचना की बात करें तो कबीलियाई व्यवस्था पर इनका समाज आधारित है। समाज कई गोत्रों में बटा हुआ है। गोत्र जो है वो दूसरे गोत्र में ये बहिर्विवाह इनकी परंपरा है। प्रमुख गोत्र इनके कश्यप हो गए, मरकाम, नेताम, टेकाम, ये इनके क्या है, प्रमुख गोत्र हैं। गोंड 4 प्रमुख वर्गों में बटे हुए हैं, जिन्हें गोंडी भाषा में क्या कहते हैं, सगा कहते हैं। गोंडी भाषा में क्या कहते हैं, सगा कहते हैं। नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य करते हैं, सैला नृत्य, गौर नृत्य, ये इनके प्रमुख क्या है, नृत्य। कर्मा, सैला, गौर, है ना। मुर्गों को आपस में लड़ाकर भी ये लोग क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। गीतों की बात करें तो गीतों में प्रकृति और वीरता का वर्णन मिलेगा आपको देख ज्यादा। पूर्णिमा की चांदनी रात में इकट्ठे होकर ये लोग नाचते गाते हैं। गोंडों का प्रमुख गायक जो जाति है वो धूलिया कहलाती है। क्या कहलाती है, धूलिया। गोंड चित्रकला की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग है, बिल्कुल है। प्राकृतिक रंगों से ये लोग पेंटिंग करते हैं। उन पेंटिंग के अंदर इनका जो मेन विषय और थीम होती है वो प्रकृति, पशु पक्षी, लोक कथाएं होती हैं। बिंदु रेखाओं का ये अधिक प्रयोग करते हैं, जिसमें बिंदु जो किसका प्रतीक माना जाता है, ऊर्जाकार रेखाएं जो है किसके प्रतीक मानी जाती है, जीवन प्रवाह का, है ना। त्योहारों में बात करें तो कर्मा पर्व, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति पूजा। नया खानी जो पर्व होता है जिसका मतलब होता है नई फसल आने पर ये पर्व मनाते हैं। फाग ऋतु परिवर्तन पे, और एक होता है दिवाली, तो मनाते ही हैं ये लोग भी। धार्मिक विश्वास की अगर मैं बात करूं तो प्रकृति पूजक लोग हैं। प्रमुख देवता, एक तो सबसे बड़े देवता कौन हो गए, भगवान शिव हो गए इनके, जिनको महादेव या बड़ा देव कहते हैं। वन के जो देव हैं वो फरसापेन कहलाते हैं। भूमि के जो देव हैं उनको भूमिका कहते हैं। ग्राम रक्षक देव को ठाकुर देव कहा जाता है। क्या, ठाकुर देव कहा जाता है। देवी में बात करें तो शीतला माता और छोटी माता। पेड़, पहाड़, नदियां, पूर्वजों की ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जादू टोना में विश्वास रखते हैं। भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। मृत शरीर को जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं। ये क्या हो गई, इनका धार्मिक विश्वास हो गई, है ना। महादेव हो गए, फरसापेन, भूमिका, ठाकुर देव, है ना, शीतला माता, छोटी माता। अच्छा, उसके बाद फिर ये इनकी चित्रकला के बारे में हमने देखा। त्योहारों में कर्मा, नया खानी, फाग, दिवाली। गीतों में बात करें तो प्रमुख जो गायक जनजाति है इनकी जाति वो धूलिया है। तो नृत्य बात करें तो कर्मा, सैला, गौर, ये क्या है, इनके प्रमुख नृत्य हैं। ये कई कबीलियाई व्यवस्था में लोग रहते हैं। 4 वर्गों में बटे हुए हैं, जिन्हें सगा कहते हैं। ग्राम प्रमुख पटेल या मुखादम या मुखिया कहलाता है। पुजारी को देबारी या बैगा कहते हैं। गांव का चौकीदार कोतवाल कहलाता है। न्याय करने वाला दीवान, और पंचायती व्यवस्था में ये लोग रहते हैं, है ना। परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग पुरुष होगा, वो संपत्ति का अधिकार पुत्र को मिलेगा, ठीक है। और आभूषणों में हमने देख लिया, निवास गृह हमने देख लिए, औजार हमने देख लिए, आखेट देख लिया, वन आधारित अर्थव्यवस्था देख ली इनकी। कोदू व कुटकी किनके प्रमुख खाद्यान्न है, गोंडों के हैं। चावल बनाते हैं, मांसाहारी हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है। भाषाओं में गोंडी भाषा बोलते हैं, और आर्थिक क्रियाकलाप में वही आत्मनिर्भर इनकी अर्थव्यवस्था है। कृषि कर लेते हैं, जिसे दिप्पा कहते हैं। पैड़ा कृषि क्या होती है, जो पहाड़ीदार ढलानों पर की जाती है, वो पैड़ा कृषि हो गई। निवास क्षेत्र हमने देख लिया, जनसंख्या देख ली हमने इनकी, और महिला साक्षरता ना के बराबर है, ठीक है जी। प्राचीन मध्यकाल में 4 प्रमुख गोंड राजवंश हुआ करते थे। महारानी दुर्गावती के बारे में देखा, ठीक है जी। ये हो गए आपकी चारों जनजातियों के बारे में जितने मेन पॉइंट बन सकते, मेन क्या सारे ही बता दिए मैंने, है ना। इससे बाहर इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे बाहर इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। और इसके प्रैक्टिस सेशन भी हम कर लेंगे। एक नई वीडियो के साथ मिलता हूं, एक नए चैप्टर के साथ, एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है जी। क्लास कैसी है, नोट्स कैसे हैं, और ये सारे नोट्स वोट्स सब प्राप्त करने हो तो मैंने बता ही दिया आपको कहाँ मिलेंगे। और बाकी ये अपना ऑफर चल रहा है। आप ये जो अभी आपने नोट्स पढ़े हैं, ये सारे नोट्स जो हमने प्रयोगशाला सहायक का जो पराक्रम 3.0 बैच है उसमें हमने ये पढ़ाए थे, जिसको हमने अभी रिवीजन किया है ना। इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने तो बस रिवीजन करवाया है,
₹151 में ये बैच पूरा मिल जाएगा, क्योंकि कूपन कोड लगा लोगे होली 50 तो 300 का बैच 150 में मिल जाएगा आपको ये। और टेस्ट सीरीज केवल ₹75 में मिल जाएगी, ठीक है। और एक राजस्थान जीके के 42 प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हैं, राजस्थान जीके यानी जो 42 एग्जाम हुए थे उनके ऊपर 42 टेस्ट सीरीज है, ये फ्री में मिल जाएगी। कूपन कोड लगा लेना, टेस्ट सीरीज में जाके वहां आदि 99, तो इससे ये टेस्ट सीरीज आपकी फ्री हो जाएगी, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम दिया हुआ है लिंक, उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। बाकी मेरे नंबर पे भी आप प्राप्त कर सकते हो 9817019664। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।